हेलो बच्चों, क्या हाल है। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप लोग बहुत बेहतर होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले साइंस का इम्पोर्टेंट 80 क्वेश्चन रिकॉर्ड वीडियो। लैब नहीं हूँ, रिकॉर्ड में, ठीक है ना। तो बहुत जल्दी 80 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आज लैब नहीं हूँ, रिकॉर्ड वीडियो सोचा कि आपको मैं आज रिकॉर्ड वीडियो दे दूँ, ठीक है ना। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके मॉडल सेट की तरह। और आप लोग इसे एज ए मॉडल सेट ही समझिएगा कि मैं मॉडल सेट बना रहा हूँ। मेरे को आंसर देने से पहले आपको आंसर देना है, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा धीरे आंसर दे रहे हो तो वीडियो रोक रोक करके आंसर दीजिएगा, लेकिन पहले आप दीजिएगा। इससे आप पे कितना नॉलेज है, आप कितना पढ़े हो, वो आपके बारे मतलब आप खुद निरीक्षण कर लोगे, आपको खुद पता चल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं सेशन और 80 में 80 सवाल बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। तो हम लोग आप यहाँ पे जो 80 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और स्पीड में पढ़ेंगे, कम टाइम में हम लोग 80 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। और इसमें बहुत अच्छा सवाल आपको देखने को मिलेगा। और आपको मतलब इसमें से जो सवाल याद नहीं रहेगा तो आप इसको नोट कर लेना, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लेना या तो अपने कॉपी पर नोट कर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। बहुत कम टाइम में आपको यहाँ पे रिहर्सल हो जाएगा 80 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के। आप लोग पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि इसी प्रकार इंपोर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहेगी। तो वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम में अगर 80 सवाल आ गया तो आपको सिर्फ 40 ही सवाल बनाना है। अगर 48 क्वेश्चन भी आ गया तो 40 ही बनाना है। खैर उससे मसला नहीं है कितना क्वेश्चन आए, आपको जितना क्वेश्चन आए 40 क्वेश्चन हर हाल में बनाना है, ठीक है ना। फिलहाल हमारी तैयारी बेस्ट होनी चाहिए। शुरू करते हैं सवाल। और पहला सवाल यहाँ पे है, चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुव के होते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं ना, तो चुंबक का जहाँ पे ध्रुव होता है, जैसे आपने ये चुंबक पढ़ा है साउथ नॉर्थ, तो यहाँ पे जो ध्रुव होता है चुंबक का, तो ध्रुव के पास चुंबकीय क्षेत्र का जो वैल्यू होता है बहुत ही ज्यादा होता है, महत्तम होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर पहला में, आवर्धन, है ना। उसको क्या बोलते हैं, मैग्निफिसेंट, आई थिंक उसको कहते हैं आवर्धन। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के जो अनुपात होता है उसको क्या बोलते हैं, आवर्धन कहते हैं। चलिए अब तक आपने बहुत पढ़ा है कि हीरा का अपवर्तनांक, लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं एल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है, ठीक है ना। मे भी सवाल पूछा जा सकता है, आपकी किताब में एक चार्ट बना हुआ अपवर्तनांक का फिजिक्स में, है ना। तो उसको भी एक बार देखना बहुत जरूरी है। तो एल्कोहल का अपवर्तनांक होता है 1.63, ठीक है ना, 1.63 होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। यानी कि आपने पढ़ा समायोजन जो फोकस को कंट्रोल करता है ना, फोकस को कंट्रोल करता है। जब हम दूर देखते हैं तो दूर फोकस हो जाता है, हमारी आंखें, है ना, फोकस दूर करती है। नजदीक देखते हैं तो नजदीक फोकस कर लेती है। तो नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया किसमें होती है, तो फोकस को कंट्रोल कौन करता है, सिलियरी मांसपेशियां, है ना। तो सिलियरी मांसपेशियां यही जो है समायोजन करता है, सामंजन क्षमता को कंट्रोल करता है। ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज होती है। ओके, छठा सवाल है, फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज किए। हाँ जी, आपने पढ़ा होगा अपने किताब में, तो एक आपने ये पढ़ा होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो कि फैराडे ने दिया था। तो फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज किए, उनमें से कौन कौन यहाँ पे है। तो एक तो हमारा हो गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण और दूसरा होगा विद्युत अपघटन के नियम। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 7 सवाल देखें, किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है। ये परिनालिका है ना। और इसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र का जो वैल्यू होता है सब जगह क्या होता है, समान होता है ना। सब जगह क्या होता है, समान होता है। चुंबकीय क्षेत्र का जो वैल्यू होता है क्या, समान होता है। 8वां सवाल पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। आपने पढ़ा होगा ये प्रिज्म से गुजारते हैं 7 कलर, तो यहाँ पे जो रंग बनता है उसको इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, और 7 कलर बनता है स्पेक्ट्रम पे। तो किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो अभिनेत्र लेंस के द्वारा बनता है। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 10वां सवाल पढ़ते हैं, कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की विकिरण का झुकाव अधिक होता है। अब आपने पढ़ा होगा स्पेक्ट्रम में सबसे कम झुकाव कौन है। यहाँ पे जो 7 रंग जो गुजरा है, तो सबसे नीचे बैगनी है, ऊपर में रेड है। तो सबसे कम झुकाव बोलेगा ना, किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है, सॉरी, किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है, यानी कि नीचे सबसे कौन है, तो बैगनी रंग। तो बैगनी कलर का किरण का झुकाव क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, अधिक होता है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जी, कि लेंस में कितने फोकस होते हैं, मुख्य फोकस कितने होते हैं। तो लेंस में मुख्य जो है 2 फोकस होते हैं। 12वां सवाल, किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ को क्या कहते हैं।
तो देखिए बाहर की ओर उभरे हुए, ये आपने पढ़ा है उत्तल लेंस देखे हैं। उत्तल लेंस कैसा होता है, बीच में मोटा होता है और ऊपर में जाकर पतला होता है। तो बाहर की ओर क्या है, उभरा हुआ है, इसको बोलते क्या, उत्तल लेंस कहते हैं। क्लियर है। 13 सवाल तो बहुत ही ज्यादा हल्का है, क्योंकि रोगियों के नाक कान गले वगैरह जांचने के लिए जो डॉक्टर यूज करता है दर्पण, उस दर्पण का नाम क्या है, अवतल दर्पण। ओके। 14 नंबर सवाल देखते हैं जी, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। सबसे आसान सवाल है जी, 2 नियम है। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, जो बिजली के फ्यूज हम लोग यूज करते हैं घरों में, उसका तार तांबा और टिन दोनों का होता है, ठीक है ना, तांबा और टिन का बना होता है। नेक्स्ट सवाल है, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग आचालक कहते हैं, है ना, आचालक भी कहते हैं, उसके बाद कुचालक भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है विद्युत रोधी, मतलब विद्युत को रोकने वाला, इसको क्या बोलेंगे, विद्युत रोधी बोलेंगे। चलिए सवाल नेक्स्ट 17 सवाल देखते हैं। क्या प्रोटोन, अच्छा ये प्रोटीन हो गया, प्रोटोन होगा, क्या प्रोटोन आवेशन प्रक्रम में भाग लेते हैं। आपने पढ़ा जब एक करंट जब जाती है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है ना, प्रोटोन आवेश में भाग नहीं लेती है। 18वां सवाल पढ़ते हैं। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है, तो ये कौन मापता है, वोल्टमीटर। दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को कौन मापेगा, वोल्टमीटर मापेगा। और एमीटर जो है विद्युत धारा को मापता है, ठीक है। किसका अर्थ जल होता है, ये तो बड़ा आसान है, तो हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब जल होता है, ठीक है। ये 20वां सवाल पढ़ते हैं जी, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है। जब हम ताप बढ़ा देते हैं तो चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, रुकावटें बढ़ जाएगी, विद्युत धारा फ्लो होना कम हो जाएगा। प्रकाश क्या है, तो कणों का प्रवाह है, या आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है, या तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा है। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर होगा आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है, क्योंकि प्रकाश ही हमारी आंखों को इफेक्ट करती है, तब हम किसी वस्तु को आसानी पूर्वक देख पाते हैं, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 22वां सवाल पढ़ते हैं। मंद प्रकाश में यानी कि धीमी प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। अब देखते हैं बाहर से जब अंदर आते हैं, लाइट से जब अंदर आते हैं तो आपकी आंखें ऐसा लगता है कि अंधेरा छाया हुआ, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, क्लियर हो जाता है। तो ये पुतली पुतली बड़ा होता है, तो पुतली को कंट्रोल कौन करता है, आयरिस करता है। तो आयरिस की वजह से फैलता है, इसको आयरिस बोलते हैं, परितारिका को क्या बोलते हैं, आयरिस कहते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। स्थिर वैद्युत में क्या होता है, विराम अवस्था में रहते हैं। स्थिर वैद्युत में, स्थिर वैद्युत मतलब विद्युत जो है स्थिर है, रुका हुआ है, उसमें जो आवेश है वो क्या होता है, विराम अवस्था में होता है, या गति की अवस्था में होता है, या दोनों अवस्था में, या किसी भी अवस्था में नहीं होता है। तो नाम से पता चला स्थिर, स्थिर मतलब रुका हुआ, उसी को बोलते हैं विराम अवस्था। विराम मतलब रुका हुआ, स्थिर मतलब ये वही होता है, रुका हुआ। नेक्स्ट है, दूर दृष्टि वाली आंखों साफ साफ देख सकती है, मतलब दूर दृष्टि वाली आंखें, यानी कि दूर दृष्टि किसको बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष किसको होता है, जो दूर की वस्तु को देखता है, नजदीक की वस्तु को नहीं देख पाता है। तो सिंपल सी बात है, दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाता है, जो दोष होता है वो वही देख पाता है। किसी की आंखों में दूर दृष्टि दोष है, मतलब दूर की वस्तु को सही सही देख पा रहा, और किसी की आंखों में निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु को सही सही देखेगा, ठीक है। चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है, तो ये तो पढ़े हैं जी, अपवर्तन के कारण। इसी के कारण तारा भी टिमटिमाता है। ओके। नेक्स्ट है, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए। आपको पता है मानव की जो आंखें होती है वो मरने के बाद कुछ घंटे तक जीवित होती है, उसकी आंखें निकाला जा सकता है। जैसे नेत्रदान जो करते हैं कॉर्निया को, है ना, तो मरने के करीब से 6 घंटे के अंदर, 4 से 6 घंटे के अंदर जो है उसको निकाल लेना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नीला और हरा प्रकाश मिलेगा तो किस रंग का प्रकाश बनेगा, ठीक है ना, नीला कलर और हरा कलर, है ना, अगर इसको मिलाते हैं तो सयान नाम का कलर बनेगा। सयान बोलते हैं ना, अब पीकॉक कलर जो होता है ना, पीकॉक कलर, उसको बोलते हैं सयान कलर। तो नीला और हरा कलर मिले से सयान कलर बनेगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है, ऐसे तो टेस्ला होता है, लेकिन कहीं कहीं ऑस्टेड भी देता है, तो हम इस प्रकार आंसर इसका सी ऑप्शन टिक लगा सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बदलता है, क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता क्या बदलता है, चुंबकीय क्षेत्र जो रेखा होता है उसकी निकटता क्या बदलता है। जब जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र निकट हो जाता है तो क्षेत्र का मान बदलता है, या मान और दिशा, या क्षेत्र की दिशा क्या बदलता है, तो क्षेत्र का जो वैल्यू होता है वो बदलते रहता है। निकटता मतलब जैसे चुंबकीय क्षेत्र जितना नजदीक रहेगा उतना उसका मान बढ़ेगा, जितना दूर रहेगा मान घटेगा। दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं, ये दर्पण होता है जी। तो ये दर्पण जो ये देख रहे हैं यहां से तक, ये क्या है, ये द्वारक है ना, इसको बोलते हैं द्वारक। वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं। तो भस्म के मतलब समझो क्षार, जो जल में घुला हुआ है। तो क्षार क्या करता है, हाइड्रो ऑक्साइड देता है ना, जल में घुल के क्या देता है, हाइड्रो
ऑक्साइड आयन देता है। ठीक है जी। 32वां सवाल पढ़ते हैं। वैसे लवण जो अम्ल और भस्म से पूर्ण उदासीकरण से बनते हैं, मतलब पूरी तरीके से उदासीकरण से जो नया चीज बनता है उसको क्या बोलते हैं? उसको लवण बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सामान्य लवण, है ना, साल्ट बोलते हैं, नॉर्मल साल्ट। नेक्स्ट है, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? आपको पता है, वोहलर, जो कि बर्जिलियस का एक चेला था, वोहलर। इन्होंने सबसे पहले यूरिया का निर्माण किया था, ठीक है ना, प्रयोगशाला में। आगे है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बाइड अगर जल से रिएक्शन करेगा तो इथाइन बनेगा। इथाइन को एसिटिलीन भी कहते हैं, ठीक है ना, एसिटिलीन गैस भी कहते हैं, एसिटिलीन गैस। ओके, इथाइन को एसिटिलीन गैस भी कहते हैं। लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? जब लोहा पे जंग लगता है, इसको बचाने के लिए जंग जस्ता की परत चढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं गैल्वेनीकरण, जस्तीकरण भी कहते हैं, ठीक है ना। कौन अधिक क्रियाशील है? तो यहाँ पे देखिए भाई, सोना है, चांदी है, पारा है और कॉपर। तो जाहिर सी बात कॉपर इसमें सबसे ऊपर में है ना, क्रियाशील। अभी क्रियाशील वाला जो ग्रुप था ना, उसमें कॉपर ऊपर में, कॉपर इन लोग से ज्यादा क्रियाशील है। ठीक है। ये सवाल आपने बहुत बार पढ़ा कि ग्लूकोज की एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? C6H12O6। तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 6 परमाणु हैं। चलिए, तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा? यानी कि आवर्त सारणी की खोज किसने किया, शुरुआत किसने किया? तो आवर्त सारणी की शुरुआत जो किया था, किसने किया था? मेंडलीफ ने किया था, ठीक है ना। और ये मेंडलीफ ने जो किया था परमाणु द्रव्यमान के आधार पे। ओके, उसके बाद मोसले ने इसको और करेक्ट किया और परमाणु संख्या के आधार पे सुधार दिया, जिसमें 18 वर्ग है जी और 7 क्या है? आवर्त है। ओके, ये भी सवाल बनता है। न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम खोज किया था, डोबेरेनर ने तिर्यक नियम खोज किया था। ठीक है। एक सवाल यहाँ पे, समस्थानिकों के गुणधर्म समान होते हैं लेकिन उसके परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? अलग अलग होता है। ये समस्थानिक का फॉर्मूला है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए समस्थानिक किसे कहते हैं, तो बोल सकते हैं कि समस्थानिक जिसके गुणधर्म समान हो लेकिन उसका परमाणु द्रव्यमान क्या हो? अलग अलग हो, उसको बोलेंगे समस्थानिक, ठीक है ना। तो 39 का हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 40 सवाल है, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है और उस अवक्षेप का कलर कैसा होता है? तो याद कीजिएगा, उसका कलर होता है पीला। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड अगर मिला देंगे तो जो अवक्षेप बनेगा उसका रंग क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। 41 सवाल देखिए, बाजार में बिकने वाली चिप्स की थैली में जो ऑक्सीजन निकाल कर उसमें कौन सी गैस भरते हैं? तो आपको पता है ऑक्सीजन जो है ना, वो जो भोजन जो चिप्स से जो रखा होता है आलू वाला, तो वो उसको खराब कर सकता है। तो मतलब फिर मजा नहीं आएगा ना खाने में। तो हम जब भी चिप्स खरीदते हैं तो देखते हैं थोड़ा सा हार्डनेस होता है और मजा भी आता है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, ठीक है ना, इसीलिए वो थोड़ा सा हार्डनेस रहता है और अच्छा लगता है वो। हो गया। नेक्स्ट 42 सवाल है, किसे चाकू से काटा जा सकता है? बहुत आसान सवाल था, हमने बताया था NaKli, सोडियम पोटेशियम लिथियम, इस तीनों को बोलते हैं नकली नाम से मैंने एक ट्रिक बताया था। तो ये तीनों को जो चाकू से काट सकते हैं, इतना मुलायम होता धातु। सीने बार का इसका नाम क्या है जी? सीने बार जो है किसका? Hg। Hg का मतलब होता है पारा, मरकरी, ठीक है ना। 44 सवाल बड़ा आसान है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, अगर ऑक्सीजन का ह्रास होगा, ऑक्सीजन निकलेगा, उसको क्या बोलेंगे? अपचयन बोलेंगे। और ऑक्सीजन का योग होगा तो उसको क्या बोलेंगे? उपचयन बोलेंगे। दोनों बातें को आपको याद करना है। 45 सवाल देखें, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जब एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत जमाएंगे उसको बोलेंगे एनोडीकरण। और अगर किसी लोहा पर जस्ता की परत चढ़ाएंगे तो जस्तीकरण कहेंगे, है ना। जस्ता की परत चढ़ाएंगे तो जस्तीकरण करेंगे। अगर एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत जमा देंगे तो उसको बोलेंगे एनोडीकरण। कौन ऑक्सीकारक है? तो यहाँ पे H2S क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक हो जाएगा, ठीक है। आगे सवाल है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है? तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है? एथीन, है ना। और देखिए एथीन का फॉर्मूला C2H4, है ना, कार्बन के से दुगना है एथीन। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? यानी कि KLMN में कितना कोष रहेगा? जैसे मैं निकालना चाहता हूँ M में कितना कोष है, तो M तीसरा नंबर पे है, तो क्या 2n का स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो, 2 गुना 3 का स्क्वायर, तो 3 3 9 9 2 18। तो आपने पढ़ा है 2 8 18 32, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2n स्क्वायर। देखिए डाई मिथाइल ईथर, इसका आयुपीसी नाम क्या है? देखिए कितना हार्ड सवाल दे दिया, आयुपीसी नाम। फिलहाल इसका आंसर होगा मिथॉक्सी मिथेन। क्या होगा? मिथॉक्सी मिथेन, ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेंडल ने मटर
कितने गुणों पर कार्य किया था? तो आपको पता है मेंडल ने आनुवंशिकी खोज के लिए मटर के पौधों का यूज किया था, 7 गुण पे कार्य किया था, 7 गुण, 7 गुण। चलिए कुछ सवाल और बच रहा पे। ऑक्सिन क्या है? ये तो बड़ा ही आसान सवाल है जी, ये एक पादप हार्मोन है कि नहीं? ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, और साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड है, क्या है, एक था एथिलीन था ना। चलिए श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि श्वसन करते तो ऊष्मा निकलता है, इसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? मतलब मेथेनोइक जो है एक IUPAC नाम है, किसका? फॉर्मिक अम्ल का, जो चींटी या नेटल के या मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है ना। और एसिटिक अम्ल को क्या बोलते हैं? एथेनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं? एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। क्लियर है? धोबिया सोडा यानी कि धोने वाला सोडा, इसको हम लोग वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, है ना, वॉशिंग सोडा। या एक नाम और याद कर लीजिए, सोडा ऐश, है ना, कल मैंने पढ़ा था सोडा ऐश, सोडा ऐश भी बोलते हैं इसको, वॉशिंग सोडा को सोडा ऐश बोलते हैं, धोने वाला सोडा बोलते हैं, धोबिया सोडा बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, 10 भाग पानी होता है। हीलियम, परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो हीलियम तो भाई 2 है ही है, हीलियम के 2, तो बाहर में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। हाँ, इसकी अगर संयोजकता पूछेगा कि हीलियम की संयोजकता क्या है, तो संयोजकता कब कहलाता है? जब वो त्यागता है या ग्रहण करता है। तो हीलियम तो त्यागता या ग्रहण तो नहीं करता, ना तो त्यागता ना ग्रहण करता, तो 0 हो जाएगा। तो हीलियम की संयोजकता 0 हो जाएगा, नियोन की संयोजकता 0 हो जाएगा, आर्गन की संयोजकता 0 हो जाएगा, यानी कि निष्क्रिय गैस की संयोजकता 0 हो जाएगा। ठीक है। जल में घुलनशील भस्म का क्या कहलाते हैं? अब भस्म को अगर जल में घोल देंगे तो क्षार हो जाएगा। क्या कहलाएगा? क्षार। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? पढ़ चुके हैं। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया था? ऑक्जेलिक अम्ल पाया था। संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया था, नींबू में भी सिट्रिक अम्ल पाया था, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया था, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया था। ठीक है। किस धातु का गलनांक सबसे ज्यादा होता है? ये सबसे कम होता है। ये पढ़ा आपने, सोडियम, यहाँ पे मिस्टेक से लिखा हुआ है Na होगा, मतलब ए भी कैपिटल में होगा, N कैपिटल और A स्मॉल में होगा, सोडियम। 59 सवाल देखें, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? एक मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है ना, कि उपचयन और अपचयन की जो अभिक्रिया को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आप एक होमवर्क में आंसर कमेंट करें कि रेडॉक्स अभिक्रिया का इक्वेशन, समीकरण, रेडॉक्स अभिक्रिया का समीकरण क्या, एक समीकरण एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताना, ठीक है ना। और ये बताना लास्ट में कि आपने कितना सही बनाया। कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है? तो आपने पढ़ा मैग्नीशियम की रिबन को, फीता को जब जलाते हैं तो श्वेत चमकदार चमक होता है कि नहीं? तो मैग्नीशियम हमारा आंसर हो जाएगा। रिलेट करना है जो आपने पढ़ा है। देखिए एक है कर्मा कुंचन का गति कहाँ होता है? तो कर्मा कुंचन, भाई साहब यहाँ पे है, एक सेकंड, कर्मा कुंचन गति कहाँ पे होता है? तो ये होता है आंत में, इंटेस्टाइन यानी कि आहार नली है ना, उसमें एक जो भोजन पचता है ना, उसको बोलते हैं कर्मा कुंचन, ये गति होती है। टैनिन मुख्यतः कहाँ पाए थे? तो टैनिन जो है वृक्ष के छाल में पाए थे। पुराने जाइलम से एक सवाल आता है जी, ये कौन, रेजिन और गोंद और रेजिन, है ना, रेजिन और गोंद, रेजिन और गोंद, ये पुराने जाइलम में होते हैं, रेजिन और गोंद। 63 सवाल, हृदय का पेसमेकर क्या कहते हैं? पेसमेकर जो हृदय होता है उसको बोलते हैं SA नोड, SA नोड। ये हृदय का कुछ प्रॉब्लम, उसको प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ऐसा पेसमेकर यूज करते हैं, हृदय को प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। एक सामान्य व्यक्ति में हृदय धड़कन की गति आपने पढ़ा है कि 1 मिनट में 70 बार के आसपास। तो नॉर्मली से 70 से 80 बार, कभी कभी किसी का बढ़ जाता है तो आप 70 से 80 को ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है, 70 से 80 बार। ऐसे 70 आता है, लेकिन अगर ऐसे दे दे ऑप्शन में तो 70 से 80 टिक लगाना, सही आंसर बनेगा। रुधिर चाप नियंत्रित करता है, यानी कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल कौन करता है ना, बीपी को कंट्रोल कौन करता है? तो आपने पढ़ा बीपी को कंट्रोल करने वाला जो हमारा हार्मोन है या तो जो क्या बोलते हैं ग्रंथि है, वो एड्रीनल है, ठीक है ना। और एड्रीनल ग्रंथि से एड्रीनलिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, यही तो कंट्रोल करता है। जब हम दौड़ते हैं, डर जाते हैं, तो यही हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है ना। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए सहायक उत्तरदायी है? मतलब पत्ती जो मुरझा जाता है ना पेड़ पौधा में, उसको बोलते हैं। तो ये एक एब्सिसिक अम्ल है, क्या है? एब्सिसिक एसिड है। और ये इसको बोल सकते हैं आप वृद्धि रोधक हार्मोन। क्या बोल सकते हैं? वृद्धि रोधक हार्मोन। तो ये पत्तियों के मुरझाने में सहायक होता है। ऑक्सिन और जिब्रेलिन के बारे में जानते हैं जी, ये दोनों क्या करते हैं? वृद्धि करता है। साइटोकाइनिन जो है कोशिका का विभाजन करता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी, 67, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान, ये तो बड़ा आसान सवाल है, रंध्र के द्वारा होता है, ठीक है ना। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्तरस कहाँ से बनता है? यकृत में बनता है। और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। कहाँ?
पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर में जाके जमा होता है। यकृत से यूरिया का निर्माण भी होता है, यूरिया का निर्माण भी यकृत से ही होता है। ओके, नेक्स्ट, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की, कवक यार मरे हुए चीज को खाता है, इसको बोलते हैं मृत जीव पोषी। समजात अंगों का उदाहरण क्या है? ये सवाल आपने पढ़ा है बहुत बार। हमारा हाथ, कुत्ते का अग्रपाद, हमारे दांतों और हाथी का दांत, आलू और घास की ऊपरी भूस्थली। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है? प्रतिवर्ती चाप बनता है कहाँ? मेरु रज्जु में। ओके, सामान्य अनुशीतलन दाब, अरे 120/80 जो होता है, तो 120 जो होता है वो क्या होता है? परकुंचन होता है, सिस्टोलिक, और 80 जो होता है वो डायस्टोलिक होता है। तो अनुशीतलन नीचे वाला को बोलता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन एक उभयलिंगी जंतु है? देखिए, उभयलिंगी मतलब जिस जंतु में दोनों लिंग, मादा और पुरुष दोनों लिंग मौजूद हो, उसको बोलते हैं उभयलिंगी। तो केंचुआ है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो फूलों में भी लैंगिक जनन होता है, और वो मतलब पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है फूलों के द्वारा, ठीक है ना। और इसका तुम लोग ना फिगर याद कर लीजिएगा, ये जो फिगर बनता है ना ऐसे, तो फिगर आपको बनाने के एग्जाम में आता है, तो पुष्टि में लैंगिक जनन का जो फोटो फिगर बनता है उसका आप लोग बनाने सीख लेना। कौन एक लिंगी पुष्प है? एक लिंगी मतलब जिसमें एक लिंग पाया था, वो कौन है? पपीता। और द्विलिंगी गुलहड़ हो गया, सरसों हो गया, गुलाब हो गया, इसमें द्विलिंगी पाया जाता है। ये देखिए, कौन बौने पौधे को दर्शाता है? स्मॉल टी, दोनों। मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? तो मेरुरज्जु जो निकलता है, आप इसको बोल सकते हैं मेडुला से, है ना, मेडुला से निकलता है मेरुरज्जु। चलिए, सवाल एंड होने वाला है। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन कैसा होता है? जो एक कोशिकीय शैवाल है, जो एक ही कोशिका से बना होता है, तो उसमें जो परिवहन होता है विसरण के द्वारा होता है। मस्तिष्क क्या किस लिए उत्तरदायी है? मस्तिष्क सोचने के लिए बिल्कुल, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन बनाने के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु? देखिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। तो कभी कार्बन बोल देता है, कभी ऑक्सीजन बोल देता है। तो कार्बन का कितना है? 6 है। हाइड्रोजन को बोलेगा तो 12 हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे आप लोग जो है ना, कितना कम टाइम में, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग 21 मिनट में 80 सवाल कंप्लीट कर लिए। क्या आपको ये वीडियो पसंद आई कि कम टाइम में आपने 80 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया? मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इसमें से कितना सवाल याद था, और जो मैंने आपको सवाल दिया होमवर्क के रूप में, उसको आप जरूर कमेंट करना कि रेडॉक्स अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल बताओ कमेंट करके। ओके, तो मैं आपका वेट कर रहा हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू फ्रेंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना। ओके, बाय।